सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। इस प्रोग्राम में हर रोज की तरह मनदीप पूनिया जी का साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। करते हैं सबसे पहले पूनिया जी का प्रोग्राम में स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं हर रोज की तरह। सबसे पहले बात ईरान अमेरिका इजराइल की जंग के बारे में। ईरान जंग 48 घंटे में खत्म हो सकती है, ये रिपोर्ट्स हैं। किसकी है ये रिपोर्ट्स और किस आधार पर ये बात कही जा रही है? और अगर 48 घंटों में जंग खत्म हो रही है तो उसकी आधारशिला क्या होगी? कौन सी शर्तों पर ये जंग समाप्त होगी? देखिए गुरप्रीत, अमेरिका और ईरान में युद्ध खत्म करने और जो बीच का रास्ता निकालने की जो बातचीत है उसको बहुत करीब बताया जा रहा है, लेकिन ये सारा ही कुछ अमेरिका का मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है। अमेरिकन मीडिया के अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं उनने रिपोर्ट किया कि ईरान के साथ 48 घंटे के अंदर सीज फायर को लेकर सहमति बन सकती है। दोनों देशों के बीच 14 पॉइंट वाला समझौता एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार है। हालांकि अभी यह फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत पहले से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। इसमें अगर ये 14 पॉइंट वाला समझौता जैसा कि अमेरिकन मीडिया कह रहा है उसकी बात माने तो उसमें ये बताया गया है कि सबसे पहले युद्ध खत्म करने की दोनों मुल्कों को घोषणा करनी होगी। इसके अलावा ईरान होर्मुज खोलेगा, अपना जो परमाणु प्रोग्राम है उसको मुलतवी करेगा, और अमेरिका जो है वो जो जमीन जो जगह हैं ज्योग्राफीज ईरान की अमेरिका ने दबा रखी हैं या फिर उनकी जो चीजें दबा रखी हैं उन वो छोड़ेगा। तो खैर ये कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बातचीत के लिए इस्लामाबाद या फिर जिनेवा जैसे शहरों पर विचार हो रहा है। और ड्राफ्ट में जो चीजें सबसे ज्यादा हाईलाइट करने वाली हैं वो तो यही है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ समय के लिए रोक सकता है, यानी अपने परमाणु प्रोग्राम को न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुलतवी कर रहा है। बदले में अमेरिका धीरे धीरे जो उसने बैन लगा रखे हैं ईरान के ऊपर उनको कम करेगा, और ईरान के जो अरबों डॉलर जो जब्त कर रखे हैं अमेरिका ने उनको वापस से जारी कर सकता है। और दोनों तरफ से लगाई गई जो पाबंदियां हॉर्मुज के ऊपर हैं, क्योंकि अमेरिकन नेवी भी वहां पे प्रेजेंट है, तो फिर दोनों हॉर्मुज से हट सकते हैं और हॉर्मुज स्टेट ऑफ हॉर्मुज नॉर्मल हो सकता है। अब यही है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके लिए ईरान 5 साल उसको मुलतवी करने का प्रस्ताव तो दे चुका है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि कम से कम 20 साल तक ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ईरान मुलतवी करे। इस बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में ये कहा जा रहा है कि 10 से 12 साल का टाइम पीरियड फाइनल हो सकता है, जिसमें ईरान अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको मुलतवी कर सकता है। खैर होर्मुज पर यूनाइटेड नेशंस में नया प्रस्ताव भी आया है। उसमें ईरान से हमले, माइंस बिछाना और टोल वसूली, इन सब के ऊपर यूनाइटेड नेशन ने एक स्टेप लिया है। उन्होंने कहा कि ये सब ईरान को बंद करना होगा। और एक बात और मैं आपको बताऊं तो होर्मुज में स्थिति गंभीर भी हो रही है। वहां पर जो यूएसएस जॉर्ज बुश वारशिप है वो होर्मुज पहुंचा हुआ है। तो खैर इसका मकसद ये बताया जा रहा है कि उन जहाजों को ये सुरक्षित निकालना चाहते हैं जो होर्मुज में फंसे हुए हैं या फिर ईरान जिनके ऊपर लगातार टारगेट कर रहा है। खैर और इसके अलावा मतलब फुजरा में भी हमला हुआ जिससे भारत नाराज है, क्योंकि 3 भारतीय नागरिक उसमें घायल हुए हैं और भारत ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है। खैर चीनी कंपनियों को अमेरिका ने धमकी दी है और कहा है कि जो चीन की देशी कंपनियां हैं वो अभी भी ईरान के साथ व्यापार करें, तो अमेरिका ने उनको भी धमकाया है। खैर चीन है वो ईरान को समर्थन का भरोसा दे रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची आज बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करने के लिए वहां पहुंचे थे। उनकी मुलाकात हुई है और चीन ने वहां पर कहा है कि हम ईरान का ऐसे ही आगे साथ देते रहेंगे। खैर ईरान जंग रुकने की उम्मीद में जो क्रूड ऑयल है, ब्रेंट क्रूड है, उसमें भी आपको हलचल दिखी होगी। 6% आज जो ब्रेंट क्रूड है वो गिरा है। और
जो तेल की कमाई घटने के कारण जो खाड़ी के मुल्क हैं, जैसे सऊदी अरब का ही मामला लीजिए, वहाँ पर बजट घाटा है, वो 33.5 अरब डॉलर पहुँच गया है, यानी कि लगातार वहाँ पर उनको घाटा हो रहा है। खैर, यही है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत, जैसे इज़राइल लगातार लेबनान में हमले कर रहा है। सिर्फ नाम का ये कहा गया कि सीज़ फायर है, लेकिन वहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं। खैर, ट्रम्प हैं, ट्रम्प अपने की चेतावनियाँ जारी कर रहे हैं अमेरिका को। देखते हैं कि आगे चीज़ें किस स्थिति में बढ़ती हैं। लेकिन अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि 2 दिनों के अंदर-अंदर इस युद्ध में कोई निर्णायक स्थिति आ सकती है और ये युद्ध रुक सकता है। जी, बिल्कुल। 48 घंटे यानी कि 2 दिन। देखते हैं आने वाले 2 दिन कैसे रहते हैं इस जंग के लिए और कोई सुखद खबर आती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ख़ैर, इससे आगे अगर बढ़ें, अगली बात करें तो टीवी के तमिलनाडु में जीत दर्ज करती है 113 सीटों के ऊपर। लेकिन अभी भी शपथ टल सकती है क्योंकि वहाँ पर मेजॉरिटी जो एक बाउंड्री लाइन है जो चाहिए टोटल सीट उतनी हासिल करने में असफल रही है टीवी के। और खबर तो ये भी आ रही थी कि उनके साथ कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ के हाथ मिला लिया है। वो अभी अफवाह ही है या फिर सच में हो गया है? क्या, अगर आप बता पाएं तो। देखिए, तमिलनाडु में मतलब 7 मई को नई सरकार का जो कल, यानी कि कल जो शपथ ग्रहण समारोह होना है, वो टल सकता है। उसका रीज़न ये है कि एक तो जो टीवीके ने विजय थलापति ने जो समर्थन पत्र भेजा है राज्यपाल को, वो 113 विधायकों का है और वहाँ पर मेजॉरिटी के लिए 118 विधायकों की ज़रूरत होती है। टीवीके के 107 हैं। कांग्रेस के 5 विधायकों ने मतलब स्टालिन की पार्टी का साथ छोड़ के और टीवीके का साथ देने का फैसला लिया है। तो फिर भी 113 हुए, 118 नहीं हुए हैं, तो 118 पे बहुमत का आंकड़ा है, तो उसमें देखते हैं कि क्या करते हैं। लोग कह रहे हैं कि शायद पहला सिनेरियो तो यही है कि जो लेफ्ट की जो पार्टियां हैं, जैसे सीपीआई, सीपीएम और वीसीके, लेकिन उनके पास 6 सीटें हैं, तो शायद उनको मिला दिया जाए और जो छोटी पार्टियां हैं, लेफ्ट की 4 विधायक हो गए, 2 वीसीके के, तो 119 उससे हो सकते हैं, शायद उससे बात बन जाए। हालांकि टीवी के ये भी कह रहा है कि बहुत सारे एआईडीएमके के जो विधायक हैं वो भी उनके संपर्क में हैं। तो खैर, अभी पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है, लेकिन बंगाल की 9 मई को भाजपा शपथ लेगी, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री कौन होगा बंगाल का, इसके ऊपर कोई सहमति नहीं बन पाई है। और जो बात है तमिलनाडु की, तमिलनाडु में आप देखिए कि स्टालिन ने तो बयान ही दे दिया है कि टीवीके को कांग्रेस का साथ मिला है, तो डीएमके कह रही है कि पीठ में छुरा घोंपने जैसा काम इन्होंने कांग्रेस ने हमारे साथ किया है। खैर, अब देखते हैं कि लेफ्ट के जो और छोटी पार्टी के जो 6 विधायक हैं, वो भी टीवीके का साथ देते हैं या नहीं। कल के ऊपर सारी चीजें डिपेंड है। जी, और अगर इससे आगे बढ़ें तो बंगाल की भी इसी के साथ बात कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल में ठीक है, भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की। उसके बाद उनका जश्न चलता रहा। उनके जश्न पर भी बहुत तरह के सवाल हैं कि उसमें भी हिंसा हुई। और इसी के साथ एक खबर ये भी आई कि टीएमसी के लोगों ने एक बीजेपी के एक समर्थक को ही मार डाला। और अभी भी आरोप प्रतिरोप एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं। वहां पर हिंसक झड़पें नजर आ रही हैं। इस पे क्या और बड़ी खबरें आ रही हैं सामने? देखिए, इसके अलावा भी कई सारी खबरें हैं, मतलब बंगाल में एक खबर तो जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो वॉयलेंस की है, 4 लोगों की मौत की खबरें हैं, मतलब, और ये चुनाव में नहीं है, चुनाव के बाद, जीत दर्ज होने के बाद हम लगातार विजुअल्स देख रहे हैं कि कैसे तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स को बीजेपी के जो वर्कर्स हैं वो पीट रहे हैं। बंगाल में ये सब होता है। आप याद करिए कि 2011 में जब पहली बार ममता बनर्जी वहां पर जीत कर आई थी, तो तृणमूल कांग्रेस ने लेफ्ट के लोगों को ठीक ठाक ऐसे ही उनके ऑफिसेज को तबाह किया था, कांग्रेस के दफ्तरों के ऊपर कब्जा किया था और ऐसे ही कार्यकर्ताओं ने मारा था। सेम ये चीजें हो रही हैं और उसमें तृणमूल कांग्रेस के
कार्यकर्ताओं को पीटते हुए की वीडियोज हैं। 4 तो कार्यकर्ता मारे ही जा चुके हैं और काफी काफी वायलेंस देखने को मिल रहा है। और मतलब इवन जो तृणमूल कांग्रेस के लीडर हैं, उनके जो पार्टी ऑफिसेज हैं उनको भी बुरी तरीके से तोड़ा जा रहा है। कई जगह पे तृणमूल कांग्रेस के जो ऑफिसेज थे उनके ऊपर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। एक जगह मैं देख रहा था, लेनिन की जो स्टैचू था, क्योंकि बंगाल में लेफ्ट की सरकार भी रही है और लेनिन लेफ्ट के बड़े पोस्टर बड़े आइडियल माने जाते हैं, तो उनका जो स्टैचू था वो भी आज बीजेपी ने गिराया है। खैर, लेनिन की मूर्ति तो त्रिपुरा में जब बीजेपी जीती थी तब भी वहां पर उन्होंने गिराई थी। तो खैर, लेनिन की मूर्ति आज फिर बंगाल में गिराई गई है। तो ये बंगाल में लगातार चीजें तो हो ही रही हैं। हालांकि बंगाल का केस थोड़ा अलहदा है। गुरप्रीत, मतलब कुछ चीजों की हमें बात कर ही लेनी चाहिए। जैसे बंगाल में 32 लाख वोटर डिलीट किए गए एसआईआर के दौरान। और मतलब नहीं, भाजपा को टीएमसी से 32 लाख वोट ज्यादा मिले हैं और एसआईआर में हर सीट से 30,000 वोट हटाए गए हैं। 176 सीटें ऐसी हैं जिनका मार्जिन बहुत कम है, जिन पे मार्जिन, तो अगर हर सीट से 30,000 वोटर हटाए गए हैं एसआईआर के दौरान, तो क्या उसका फायदा मतलब बीजेपी को मिला है या नहीं मिला है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और खैर, अभी ऐसे सेंसिटिवली इस पूरे डेटा को मॉनिटर किया जा रहा है कि कैसे चीजें आगे कैसी होंगी। अभी तो यही है कि ममता बनर्जी ने इस्तीफा ना देने का दांव चला है। उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। तो उसमें उनका जो लॉजिक है वो यही है कि जो बीजेपी ने जो बहुमत की लूट किया है, 100 सीटों के ऊपर उन्होंने जबरदस्ती से उनको हराया है। तो खैर, अब तो यही है कि राज्यपाल उनको हटा देंगे और जो शपथ है 9 मई को वो बीजेपी के मुख्यमंत्री को दिलवा देंगे। लेकिन काफी वहां पर मतलब चीजें लगातार बंगाल में वायलेंट हो रही हैं। जी। और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो बात करें ब्रिजभूषण शरण सिंह की। उन पर गंभीर इल्जाम लगे और बहुत लंबे समय तक कुश्ती करने वाली लड़कियों को, रेसलर्स को संघर्ष करना पड़ा, उसमें संन्यास भी आए। लेकिन इतना बड़ा कैसे बन जाता है कोई व्यक्ति, कैसे एक बाहुबली बन जाता है कि उसको उसी के जो पार्टी के बड़े लोग हैं वो हाथ तक नहीं लगाते, वो उसको उसकी जगह से हिला तक नहीं पाते। इवन उसको और नवाजा जाता है, उसके लड़के को नवाज दिया गया उसके बाद। लेकिन अभी जो कुश्ती महासंघ का एक टूर्नामेंट होने जा रहा है वो भी उसके गृह नगर में ही होने वाला है। कैसे देखें इस सारी तस्वीर को कि नैतिकता नाम की कोई चीज गवर्नेंस के अंदर बची है? किसी भी पार्टी को अगर गवर्नेंस करनी है तो वो कभी भी इतनी नैतिकता से काम क्यों नहीं करती कि किसी व्यक्ति पर इल्जाम लग रहे हैं उसको पीछे हटाओ, उसके उसके साथ चीजें ना जुड़े। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो बार बार वही हो रहा है। देखिए गुरप्रीत, ब्रिजभूषण शरण सिंह के जो होम टाउन है वहां पर वो नेशनल रेसलिंग का चैंपियनशिप करवा रहा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर 6 महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप भी लगाए। उनमें से एक विनेश फोगाट भी हैं। विनेश फोगाट कह रही हैं कि वो अपने होम टाउन में ही और उसके कॉलेज में ही, आपको थोड़ा हैरानी होगा कि चलो होम टाउन तो एक होता ही है गोंडा में, यूपी में, और उसके कॉलेज में, ब्रिजभूषण के कॉलेज में ही नेशनल चैंपियनशिप करवाई जा रही है। तो अब आगे मतलब आप सोचिए कि क्या स्थिति बनेगी। तो मुझे लगता है कि काफी एक एक खिलाड़ी हैं, जो महिला खिलाड़ी हैं, वो कैसे आगे आवाज उठाएंगे। मतलब ब्रिजभूषण दिखा ही रहा है कि भाई दबदबा मेरा है। मतलब विनेश फोगाट ने एक वीडियो भी बनाया था 3 मई को, उसमें उन्होंने कहा भी कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपना 100% दे पाऊंगी, क्योंकि एक प्रेशर रहेगा, सेट प्रेशर, कि उसके ब्रिजभूषण के कॉलेज के अंदर ही हमें नेशनल रैंकिंग सीरीज खेलनी पड़ेगी। तो और उसमें भी सभी मैच चेयरमैन, रेफरी सब उसके होंगे। तो और वहां पर क्या स्थितियां होंगी वो मुझे मेरे समझ से बाहर है। तो अब देखिए कि एक ओलंपिक लेवल की रेसलर को इस किस्म से परेशान किया जा रहा है कि ब्रिजभूषण को मतलब पूरे देश में इतने जिले हैं, इतने स्टेडियम है और वहां पर कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। उसको जगह कौन सी मिली? अपना खुद का होम टाउन, और अपने होम टाउन में भी अपने कॉलेज में वो नेशनल चैंपियनशिप करवा रहा है।
ताकि जो हरियाणा के पहलवान हैं या फिर वो महिला पहलवान जिन्होंने उसके ऊपर आरोप लगाए थे, उनके ऊपर वो मानसिक दबाव बना सके और ये दिखा सके कि कुश्ती पे मेरा ही दबदबा है। खैर खेल मंत्रालय चुप है, खेल मंत्री चुप हैं और बीजेपी के कान पर कोई जूं नहीं रेंग रही है। जी। और अगर इससे आगे बढ़े तो बात वंदे मातरम गीत की करते हैं। इसको राष्ट्रगान जैसा दर्जा देने की तैयारी है, कैबिनेट ने मंजूरी भी इसकी दे दी है। अपमान करने पर, गाते समय बाधा डालने पर जुर्माना व सजा भी हो सकती है और उससे भी बड़ी बात, जन गण मन से भी पहले गाना होगा इसे। हाँ, एक नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की पहली बैठक हुई उसमें ये फैसला लिया गया है और इसमें कहा गया है कि जन गण मन है वो राष्ट्रीय गौरव है और इसका अपमान इसके राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के में इसके संशोधन में मंजूरी दी गई है, यानी कि सजा का प्रावधान अब आगे किया जाएगा। इसमें धारा 3 में संशोधन किया गया है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्र गीत में बाधा डालता है, उसे रोकता है, तो उसे 3 साल की जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। खैर अब यही है कि इसमें आपको ध्यान हो कि जो मुस्लिम समुदाय हैं उनको इसके गायन से आपत्ति रहती है, क्योंकि इसमें जो भारत माता और एक हिसाब से चुनाव के समय में भी इसको बड़ा इशू बनाया गया था। ये तो हालांकि आजादी के से पहले भी ये इशू उठा था, तो महात्मा गांधी औरों ने कहा था कि भाई इसको गाना कोई ज़रूरी नहीं है और इसमें यही था कि शुरू के 3 पैरा आप गा दो, उसके बाद पूरा गाना ज़रूरी नहीं। लेकिन ये बार-बार क्या बोलते हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं पूरा गाना होगा, 3.5 मिनट का है। अब राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगान तक ठीक था कि 52 सेकंड का होता है तो जल्दी खत्म हो जाता है। अब 3.5 मिनट ये, यानी कि हर जो प्रोग्राम होते हैं लोगों के, अब वो देशभक्ति 4-5 मिनट तक अपने देश की भक्ति को ही समर्पित करने पड़ेंगे। अब उससे समय का मतलब अब तो डर भी लग रहा है इस पे कोई टिप्पणी की जाए या नहीं की जाए, क्या पता जो सजा का प्रावधान किया जा रहा है सबसे पहले हमारे ऊपर उसका कर दिया जाए। खैर मैं तो यही कहूँगा कि अब जो इसका बड़ा वर्जन लेके आया जा रहा 3 मिनट 3.5 मिनट के आसपास वो गाया जाएगा और राष्ट्रगान से भी पहले गाया जाएगा, यानी कि जो राष्ट्रगान था उससे भी बड़ा सम्मान राष्ट्र इसको वंदे मातरम को देने की तैयारी बीजेपी कर रही है। जी। और इससे अगर आगे बढ़े तो बात करते हैं नीतीश कुमार के बाद बने सम्राट सम्राट चौधरी की। उनको शीश महल जैसा घर मिलने वाला है, जिसमें स्पेनिश ग्रेनाइट और संगमरमर लगा हुआ है। काफी शानदार रहेगा एक मुख्यमंत्री का ये आवास। और उससे भी बड़ी बात अगर हम करें कि ये लोग अपनी जो अ, अपना आराम है, अपना कंफर्ट है, उसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ये लोग। लेकिन आम लोगों को बोलते हैं कि भाई बजट में ये चीज़ है, इसको ऐसे चलाएँगे, बजट में ये ना होने की वजह से हम ये चीज़ नहीं कर सकते। आम लोगों के लिए बजट की दुहाई है और खुद के लिए कंफर्ट पाने के लिए हर सुविधा की यूज़ किया जाता है। देखिए ये एक अलग फैसला लिया है। नीतीश कुमार थे वो तकरीबन 5 एकड़ के बंगले में रहते थे। तो उनके बराबर वाला ही बंगले में क्योंकि सम्राट चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तो वहाँ रहते थे। अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्होंने कहा है कि मैं ये अपना डिप्टी चीफ मिनिस्टर वाला बंगला भी नहीं छोड़ूंगा और ये नीतीश कुमार वाला बंगला भी लूंगा। यानी कि मेरा जो घर है दोनों को, जो बीच में दीवार होती है उसको तोड़ के दोनों को मिलाया जा रहा है और 10 एकड़ का टोटल शीश महल बना दिया जाएगा। उसमें मकराना का संगमरमर, ग्रेनाइट और स्पेनिश वर्क पता नहीं क्या-क्या उसमें है, तो वो लग्ज़री जीवन तो रहेगा ही। खैर जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट है उनमें आप देखिए कि जो दूसरे मुख्यमंत्री चाहे अरविंद केजरीवाल का मामला हो, उसको उसके भी शीश महल का इशू उठाया था और अब खुद इनके जो मुख्यमंत्री हैं 10-10 एकड़ के बंगलों में रह रहे हैं। खैर क्या ही कहा जाए, सम्राट चौधरी के ऊपर बहुत सारे आपराधिक मामले भी दर्ज रहे हैं, पर अब वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। खैर एक खबर ये भी है बिहार से कि जो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, उनकी कल मंत्री पद के तौर पर शपथ होने जा रही है और नया मंत्रिमंडल का विस्तार, नई कैबिनेट का विस्तार बिहार में होगा। उसमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हैं, वो अब कल मंत्री बनेंगे। जी।
और अगर इससे आगे बढ़े तो बात पंजाब की करते हैं। पंजाब के जालंधर में कल बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर, बिल्कुल जिसको बीएसएफ चौक भी बोलते हैं, जालंधर का बहुत ही ज्यादा बिजी रहने वाला वो चौक है। वहां पर लाइट्स हैं, इसी वजह से आमतौर पर वहां ट्रैफिक रहती है। वहां पर एक आईईडी ब्लास्ट हुआ कल शाम तकरीबन 8 बजे, और उसके बाद हड़कंप मच गया। और इसी के बाद रात 11 बजे की खबर अमृतसर से आती है कि वहां पर भी एक ऐसा ही ब्लास्ट होने वाला था, लेकिन वो टल गया। ये कैसे देखें ऐसे ब्लास्ट को जो हो रहे हैं, क्योंकि इस पे मुख्यमंत्री सीधा बीजेपी का नाम ले रहे हैं। बीजेपी के राघव चड्ढा कुछ हो और बोल रहे हैं, लेकिन ये ब्लास्ट तो ऑल ओवर पंजाब के लिए तो खतरनाक है, इवन पूरे देश के लिए खतरनाक है। ये चल क्या रहा है? यही है कि देखिए, कल रात आप देखिए कि 3 घंटे के अंदर 2 ब्लास्ट हुए, दोनों आईईडी ब्लास्ट थे। 8 बजे आपने जैसे बताया जलंधर के बीएसएफ के पंजाब हेडक्वार्टर के आगे, और दूसरा जो है वो अमृतसर के आर्मी कैंप के बाहर हुआ। जो पंजाब के डीजीपी हैं गौरव यादव, उन्होंने कहा कि इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ हो सकता है, और जो धमाके की टाइमिंग है वो ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी की वजह से कराए जाने की बात उन्होंने कही है। खैर, जो आनंदपुर साहिब में भगवंत मान है मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि ब्लास्ट बीजेपी के पंजाब के इलेक्शन की तैयारी है। भाजपा छोटे मोटे ब्लास्ट करा के लोगों को डराना चाहती है ताकि वोट ले सके। ये भाजपा का स्टाइल है, स्टेट में ब्लास्ट करवाओ और दंगे करवाओ। ब्लास्ट के बाद सीएम मान ने बुधवार को अपना जो जलंधर का जो दौरा था वो भी टाल दिया। खैर, इसके उल्ट जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो एफआईआर करवाए। वो जो आप छोड़ के, आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में गए हैं राघव चड्ढा, उन्होंने तो ये कहा कि जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, वो पाकिस्तान को क्लीन चिट देकर आईएसआई के गोद में बैठ रहे हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर पर उनको ध्यान देना चाहिए, ये उन्होंने आरोप लगाया। खैर, पंजाब में जो इसको लेकर है वो पॉलिटिक्स तेज हो रही है। एनआईए इसमें सक्रिय हुई है, और जालंधर में एनआईए, आज जालंधर में भी एनआईए की जो टीम थी वो जांच कर रही थी, और वहां पर भी जो साइट्स थी उनको कवर किया गया। और इसमें अब देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि टाइमिंग बड़ी खतरनाक है इन ब्लास्ट की। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। राहत इंदौरी के शेर की याद आती है कि सरहदों पे तनाव है, क्या देश में चुनाव है क्या, वैसी स्थिति है। खैर, आगे बढ़ें तो मोहाली से खबर है कि वहाँ पर गुटका साहिब की बेअदबी का मामला सामने है। हाँ, मोहाली में श्री गुटका साहिब की बेअदबी का मामला सामने आया है। सड़क पर अंग बिखरे मिले हैं, और गुस्साए लोगों ने एयरपोर्ट रोड जाम भी किया। इलाके में काफी तनावपूर्ण माहौल है। तो खैर, पुलिस कह रही है कि हम जल्दी ही जो जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको गिरफ्तार कर लेंगे। बेअदबी से नाराज लोगों ने इकट्ठा होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की, और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। खैर, अभी के लिए खबर ये है कि लोग वहाँ पे थोड़ा पीछे हट गए हैं, प्रदर्शनकारी पीछे हट गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये गुरुद्वारा सिंह शहीदा में श्री गुटका साहिब रखे हुए हैं, वहाँ के ये अंग हो सकते हैं। तो इसको लेकर ये इन्वेस्टिगेशन भी खोली जा रही है। और जो मोहाली के डीएसपी हैं हरसिमरन सिंह बल, उन्होंने कहा है कि वो सीसीटीवी खंगाल रहे हैं, और पूरी गंभीरता से इस मामले में हम काम करेंगे, और ये मोहाली जिले का पहला मामला है, ये उन्होंने कहा है। देखिए गुरप्रीत, 2 चीजें आप देखिए कि एक तो बेअदबी का मामला, और साथ में पंजाब में बम धमाके। तो बड़ा समझ नहीं आ रहा कि इन चीजों को कैसे देखें। मतलब मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी के ऊपर बात नहीं करना चाहता, पर मेरा दिमाग न रहते हुए भी किसी कॉन्स्पिरेसी थियरी के ऊपर जा रहा है। मतलब लग रहा है कि आप 2 चीजें एक साथ टारगेट कर रहे हैं। आप बम ब्लास्ट करवा के लोगों को डरा रहे हैं, दूसरा आप ये जो बेदबी की जो घटना आई है, इससे दिख रहा है कि हाँ, मतलब एक समुदाय को आप टारगेट कर रहे हैं। तो ये चीजें दिखा रही हैं कि कुछ तो जरूर मतलब चाहे कोई एजेंसी हो या कोई हुकूमत हो, पता नहीं, पर ये तो जांच का विषय है। लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और पंजाब को पता नहीं ये लोग क्यों टारगेट करते हैं बार बार। जी, इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद।